Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, today we are going to explain the first monthly test. So, question number 1. Which of the following is a fundamental unit? इसमें जो चार ऑप्शन है, पहला क्या है? एक्सीलरेशन. ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है, बल्कि ये क्या है? ड्राइव्ड क्वांटिटी है. ऑप्शन बी में देखें वेलोसिटी, वो भी एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, यूनिट नहीं है. ऑप्शन सी, ये एक फंडामेंटल यूनिट है, किसका? लुमिनस इंटेंसिटी का. और सेल्सियस भी एक यूनिट है, तो इसका मतलब है सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं. The commercial unit of the electrical energy is known as, इसमें देखिए पहला यूनिट लिखा हुआ है एम्पियर सेकंड. ये किसका? चार्ज का यूनिट होता है. किलो वाट आवर, ये एनर्जी का यूनिट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का. वाट आवर, ये भी यूनिट है एनर्जी का. ऑप्शन डी कूलम, ये किसका? चार्ज का यूनिट है. इसका मतलब है बी और सी में से कोई आंसर हमारा होना चाहिए. कमर्शियल यूनिट क्या होता है? किलो वाट आवर. तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसका ऑप्शन बी, दैट वन इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम जाएं, डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज फॉर चेकिंग द रिजल्ट ऑफ पेन, नहीं बल्कि डायमेंशन किसके आधार से चेक करते हैं? ड्राइविंग द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज. ऑप्शन बी, 3 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखें, डायमेंशन फार्मूला फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी. ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे लिखा है डायमेंशन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी. बेसिकली नेक्स्ट टाइम मेरे लेक्चर में इस टॉपिक के हवाले से ये फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में है. फ्लूइड फ्रिक्शन का जो फार्मूला है, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा VR. ये जो ईटा शो यहाँ पे हो रहा है, ये विस्कोसिटी को शो करता है, कोएफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी को. अगर यहाँ पे मैं इसको कैचिंग करके लिखूं, सो ईटा इज इक्वल टू F अपॉन पाई 6 पाई VR. तो अब आप देखिए ईटा इज इक्वल टू, इसका यूनिट आपके पास क्या है? न्यूटन. और यहां पे 6 पाई, क्योंकि कांस्टेंट इसका कोई यूनिट नहीं है, इसका क्या हो जाएगा? मीटर सेकंड पर सेकंड. और इसका क्या है? मीटर. अब अगर इसको आप फंडामेंटली लें तो ईटा इज इक्वल टू न्यूटन. आपको पता है इसका बेस यूनिट क्या होता है? बेस यूनिट होता है किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स डिवाइडेड बाय, यहां पे आपके पास ये क्या हो गया? 1 मीटर सेकंड इनवर्स. और मीटर जो था 1 मीटर में कैंसिल हो गया, और 1 सेकंड इसमें कैंसिल हो गया. बाकी ईटा इज इक्वल टू क्या बचा? किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स. अब देखिए यही मीटर जब ऊपर जाएगा तो रेज़ टू -1 हो जाएगा, और सेकंड 2 में से 1 चला गया बाकी. अब अगर डायमेंशन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? m l पावर -1 t पावर -1. सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर. तो आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है, उसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अगर हम आए, वेक्टर ऑफ द 15 इज एक्टिंग अराउंड द एक्स एक्सिस, इट्स एक्स कंपोनेंट. याद रखिएगा, अगर कोई वेक्टर किसी एक्सिस पे वही कंपोनेंट होता है, लेकिन अभी भी हम हल करना चाहें, एक वेक्टर है, सपोज करें F. क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, F वो है 15 न्यूटन अराउंड द एक्स एक्सिस. इसका मतलब थीटा क्या हो गई? 0. वेक्टर अराउंड द एक्सिस मींस fx आपने मालूम करना है. सो fx इज इक्वल टू किसके बराबर है? f cos थीटा के. सो fx इज इक्वल टू f क्या था? 15 cos थीटा 0 डिग्री. सो fx इज इक्वल टू 15 cos 0 की वैल्यू क्या आती है? 1. सो fx इज इक्वल टू 15 न्यूटन. दिस वन इज द करेक्ट आंसर. तो ऑप्शन आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. दिस वन इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम जाएं, क्वेश्चन नंबर 6 है, if the scalar product of the two non-zero vector is 0, then याद रखिएगा स्केलर प्रोडक्ट 0 होने के आपको मैंने 3 ऑप्शंस बताए थे प्रॉपर्टीज में. या तो A का मैग्नीट्यूड 0 हो, या B का मैग्नीट्यूड 0 हो, या दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो. तो क्योंकि यहां पे कह रहा है नॉन जीरो है, ना तो A का मैग्नीट्यूड 0 है, ना ही B का मैग्नीट्यूड 0 है, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे पे क्या है? परपेंडिकुलर. तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 में
both vectors are perpendicular to each other, इसका मतलब है ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। cos 90 परपेंडिकुलर का मतलब एंगल क्या आ जाएगी 90। तो इस तरह से आपके पास जो फार्मूला था आपके पास a डॉट बी दैट्स इक्वल टू ए बी cos थीटा, तो आपके पास हो जाएगा ए बी cos परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, सो ए बी इंटू cos 90 मीन 0, दैट्स वाई दैट्स इक्वल टू 0। सो ए डॉट बी 0 होता है नॉन जीरो वेक्टर्स का जब एंगल दोनों के बीच में क्या हो 90 मीन्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप देखें ए कोई वेक्टर, क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर वेक्टर ए है तो इसके मैग्नीट्यूड को कैसे शो करते हैं मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए में। तो ये जो साइन किसको शो कर रही है उसके मैग्नीट्यूड को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम जाएं तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है विच आर द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट एसोसिएटिव लॉ ऑफ द वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, तो आपके पास देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इनके सम को अगर ऐड किया जाए वेक्टर सी में तो ये बराबर प्लस वेक्टर सी की। सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द एसोसिएटिव लॉ। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी। सो दैट वाज द एसोसिएटिव लॉ। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम देखें अब आप क्वेश्चन नंबर 9 में two vectors a and b, a b and sin theta is the magnitude of simply a b sin theta जो है ये किसका मैग्नीट्यूड होता है a क्रॉस b का। किसका होता है a क्रॉस b का। दैट मींस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a एंड b का मैग्नीट्यूड होता है। तो ऑप्शन a इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन a इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 को अगर आप चेक करें a क्रॉस b इज इक्वल टू 0, यहां पे कह रहा है a क्रॉस b इज इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0, देन द एंगल बिटवीन। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है कि a क्रॉस b या इसका मैग्नीट्यूड बराबर 0 के कब होगा अगर a का मैग्नीट्यूड भी 0 नहीं है, b का मैग्नीट्यूड भी 0 नहीं है, और फिर क्या कंडीशन रह जाती है एंगल की। तो एंगल आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का भी हमने फार्मूला पढ़ा था, a क्रॉस b इज इक्वल टू किसके होता है a b साइन थीटा के। तो आपको पता है साइन 0 भी 0 के होती है और साइन 180 भी 0 के होती है। इसका मतलब है अगर एंगल 0 होगी तो फिर भी आपके पास a क्रॉस b किसके आ जाएगा 0 के, और अगर 180 होगी इसका मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे ऑप्शन डी जो है ऑप्शन डी वो करेक्ट आंसर है, यानी आंसर क्या है बी एंड सी बोथ। So this one is the correct answer for question number 10. Question number 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 में अगर हम जाएं, the process by which a vector can be reconstituted from its components is known as। याद रखिएगा एक वेक्टर को जब पार्ट्स में करते हैं तो उसको रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स कहा जाता है, और अगर कंपोनेंट्स मिले हुए हों और उनको मिलाकर सिंगल वेक्टर बनाया जाए जिसको हम रिजल्टेंट कहते हैं तो इसको क्या कहते हैं कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर। मींस क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 12 आपका चेक करें, टू वेक्टर्स a एंड b, दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर a है दूसरा b, सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b। फिर एंड a डॉट b दैट्स गिवन व्हाट 8, और b का मैग्नीट्यूड गिवन है कितना है 4। बहुत सिंपल सा हो गया। तो हमें मालूम क्या करना है वेक्टर a और b के बीच में एंगल कितनी, सिंपल। तो cos थीटा बराबर किसके हो जाएगा a डॉट b डिवाइडेड बाय ए बी। अगर यहाँ पे आप वैल्यू रख दें थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स, यहाँ पे आएगा आपका 8, a और b क्योंकि बराबर है, b की वैल्यू 4 है तो इसका मतलब a की वैल्यू भी 4 हो जाएगी, 4 इंटू 4। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2। हमें पता है थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाती है 60 डिग्री। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर।
number 13. Two vectors, vector A and B, acting at a right angle to each other, then what will be the magnitude of the resultant? बहुत सिंपल सा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूट के। तो बेसिकली कोसाइन लॉ से ड्राइव किया जाता है, 90 के एंगल का मतलब वो जीरो हो जाता है, तो r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जब b एंगल। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने मैट्रिक में भी पढ़ा है, f इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर का रूट, दैट कम्स फ्रॉम देयर। ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 14 को अगर आप चेक करें स्टूडेंट, a vector makes an angle 45 degree with the x-axis. Which of the following statement is true? यहां पे एक वर्ड मिसिंग है, मैग्नीट्यूड की बात आनी चाहिए थी। बहरहाल आप जब भी कोई वेक्टर 45 के एंगल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ या वर्टिकल एक्सिस के साथ बना ले तो उसके दोनों कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, यानी x और y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर क्वेश्चन नंबर 15 को आप चेक करें, इफ द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर इज 0, whereas अगर क्या कह रहा है, डॉट प्रोडक्ट सपोज करें a डॉट b इज इक्वल टू 0, क्या कह रहा है, द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर 0 वेयर a इज 60, a का मैग्नीट्यूड दिया गया क्या 60 न्यूटन, एंड एंगल बिटवीन देम थीटा इज गिवन 0 डिग्री, देन द वेक्टर b विल बी, b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये मालूम करना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आप देखें आपके पास फार्मूला क्या है, a डॉट b इज इक्वल टू होता है a b cos थीटा की, हमें b मालूम करना, b इज इक्वल टू हो जाएगा a डॉट b डिवाइडेड बाय a cos थीटा की। अगर वैल्यूज रखेंगे 0 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय cos 0 डिग्री, तो b इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 1, cos 0 की वैल्यू का क्या हो गया 0 न्यूटन। क्यों हुआ, तो 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो दैट वाज द आंसर, ऑप्शन ए, 15 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट, आफ्टर द क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 को अगर हम देखें, Which of the following has not the same magnitude? पहला ऑप्शन आप चेक करें, पहला ऑप्शन आपके पास ये क्या लिखा है, i प्लस 7j, इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना हो तो i के साथ अगर कुछ नहीं 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 1 प्लस 49, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड 50 होगा। ऑप्शन बी को अब आप चेक करें, बी में अगर आप देखेंगे तो क्या है 7i माइनस की, इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना हो तो 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो वही आपके पास आ रहा है 49 प्लस 1 इज इक्वल टू रेडिकल 50। इसी तरह से अगर अब आप ऑप्शन सी को ले लें तो ऑप्शन सी में है 5i प्लस 3j प्लस 4k, अगर इसका मैग्नीट्यूड है तो 5 का स्क्वायर, अब डायरेक्टली कर लें तो 25 प्लस ये 9 हो गया प्लस ये 16 हो गया, अगर इन सबको आप प्लस करेंगे तो आपके पास ये 50 हो जाएगा, रेडिकल 50। इसका मतलब इन तीनों का तो बिल्कुल सेम है मैग्नीट्यूड। अब डी को चेक कर लेते हैं, मतलब डी में क्या आता है, ऑप्शन डी में आपके पास है 2i प्लस 7j एंड प्लस 3k। अगर इसका हम करें तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 49 हो गया, ये 9 हो गया, इसका मतलब आपके पास ये आ गया रेडिकल 62। तो आप देख रहे हैं कि तीन ऑप्शन उनमें तो मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ऑप्शन डी में मैग्नीट्यूड चेंज है। उसका मतलब है 16 का ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। उसने कहा इनमें से कौन सा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड चेंज है, तो इसमें से ऑप्शन डी जो है दैट वन इज द करेक्ट आंसर। 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ अगर हम जाएं, क्वेश्चन नंबर 17 अगर देखें, टू वेक्टर्स, एक वेक्टर, क्वेश्चन नंबर 17 अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 17 तो आपके पास यहां पे दिया हुआ एक वेक्टर सपोज ए है, वो क्या है, इज इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस 2k। दूसरा वेक्टर आपको लेट सपोज वो वेक्टर b है और वो दिया हुआ है i माइनस 2j
माइनस के। आपसे कहा गया है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर। सम का मतलब क्या होता है? ऐड करना। वेक्टर ए प्लस बी किसके बराबर होगा? देखिए सम करेंगे 3 ये 1 ये क्या हो जाएंगे 4i प्लस के 4 में से माइनस के 2j जाएंगे तो प्लस के 2j माइनस के यहाँ पे मेरा ख्याल प्लस था, यहाँ पे एक मिनट चेक कर लेते हैं। यस यहाँ पे प्लस है। -2 में से प्लस का 1 जाएगा तो बाकी क्या बचेगा? माइनस का k। सो आप अगर चेक करें आप ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। अगर जो प्रॉब्लम देखें उसमें आप देखें 4i प्लस 2j माइनस k, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ अगर हम जाएं तो वहां कह रहा है डायमेंशनल फार्मूला फॉर द प्रेशर इज द सेम एज दैट ऑफ। आपको पता है प्रेशर का फार्मूला क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। और स्ट्रेस का फार्मूला भी क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। जाहिर फार्मूला सेम होता है तो उसका डायमेंशन भी सेम होता है। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 को अगर आप देखें, एन इंक्लाइंड प्लेन, क्वेश्चन नंबर 19 को अगर आप देखें, एन इंक्लाइंड प्लेन इज यूज्ड sometimes to assist in lifting a heavy object. This is done since अब जब आप किसी चीज को इंक्लाइन प्लेन को यूज करते हैं तो इंक्लाइन प्लेन में वर्क इज रिड्यूस नहीं, वर्क तो वही होता है जिस हाइट पे ऑब्जेक्ट को लेकर जाना है वही है। पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीज नहीं, उस ऑब्जेक्ट सेम है तो वही पोटेंशियल एनर्जी होगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फोर्स इज रिड्यूस। ये क्यों? क्योंकि देखिए अगर किसी चीज को ऐसे वर्टिकल अपवर्ड उठाते हैं तो ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है और उसको इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अगर किसी एंगल से उठाते हैं तो फोर्स जो है क्या हो जाती है? रिड्यूस। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 vectors are represented by the adjacent sides of a parallelogram, then the resultant vector is given by। आपको याद होगा पैरेललोग्राम का मतलब ये होता है कि आपके अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, कोई एंगल जो है वो 90 की नहीं होती। अगर ये साइड वेक्टर ए है तो ये भी साइड वेक्टर ए को ही रिप्रेजेंट करेगा, और अगर ये वेक्टर बी है तो ये भी किसको? वेक्टर बी को करेगा। अगर किसी पैरेललोग्राम के अंदर दो साइड्स, दो वेक्टर हो, एडजेसेंट साइड दो वेक्टर्स हो, तो इसका जो आपके पास डायगोनल है ये किसको शो करता है? रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को। तो दैट वाज द आंसर, डायगोनल। ये इसका डायगोनल जो है वो किसको शो करता है? रिजल्टेंट वेक्टर को। सो दिस वन इज दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 20। नाउ आफ्टर द 20 क्वेश्चन नंबर 21 को अगर हम चेक करें, क्वेश्चन नंबर 21, इफ द टू बॉडीज अंडरगो कोलिजन इन विच नॉट परफेक्टली इलास्टिक, याद रखिएगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में दो चीजें कंजर्व होती हैं। एक होता है मोमेंटम कंजर्व होता है, दूसरा होता है इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? मोमेंटम तो कंजर्व होता है लेकिन आपके पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। दैट मींस ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। क्या है? मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 को अगर आप देखें, द एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डैश ऑफ द बॉडी। आपको याद होगा न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स से और एक्सीलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल से मास से। इसका मतलब है मास के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। आफ्टर दैट क्वेश्चन 23 में अगर हम देखें, क्वेश्चन 3 में यहां पे देखिए लिखा हुआ है द फोर्स जनरेटेड इन द स्ट्रिंग अगेंस्ट द वेट एक्टिंग डाउनवर्ड इज कॉल्ड। किसी भी बॉडी जिसका मास हो उसको अगर हैंग कर दिया जाए किसी स्ट्रिंग के साथ तो वेट एक्टिंग डाउनवर्ड होगा, उसके अपोजिट एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स प्रोड्यूस होगी स्ट्रिंग में, उसको हम क्या कहते हैं? टेंशन। सो इसमें ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, मींस टेंशन। देन क्वेश्चन नंबर 24 को अगर आप चेक करें, स्टोन इज क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इनिशियल वेलोसिटी दी है 9.8 मीटर पर सेकेंड। व्हाट शुड हाइट अटेन? जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकेंड। अपवर्ड जाने की वजह से जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने मालूम क्या करना है? मैक्स हाइट मालूम करनी है, तो 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपके पास, यहां पे अगर आप हल करेंगे तो 2 इंटू -9.8 इंटू h इज इक्वल टू 0
0 स्क्वायर माइनस 9.8 का स्क्वायर। सिंपल ये है कि ये आपके पास h बराबर किसके हो गया, 0 खत्म हो गया, माइनस 9.8 इंटू 9.8 हो गया, डिवाइडेड बाय ये माइनस 2 कैंसिल, 9.98 कैंसिल, h इज इक्वल टू, अब 9.8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.9 मीटर आ जाएगा। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। सो इसका क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 में अगर हम चेक करें, क्वेश्चन नंबर 25 में कहा फ्री फॉलिंग body is moving under the influence of a dash, exactly gravitational force जिसको weight कहते हैं। so 25 का ऑप्शन A is the correct answer, weight। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 में the distance covered by a moving body in any direction in a specific interval of the time is known as velocity। अगर डायरेक्शन की बात नहीं होती तो स्पीड हो जाता है, यहाँ पे कह रहा है डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मींस इन एनी डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन हो और यूनिट टाइम में जो किया जाए उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद अगर क्वेश्चन नंबर 27 में जाएं, यहां पे लिखा हुआ है अ बॉडी ऑफ द मास m is dropped from the top of a tower during the first second it will fall through। इसमें पहले एक आप फार्मूला समझ लें, देखिए इस तरह से 2 सेकेंड 1 सेकेंड, अगर टाइम ऐसे आ जाए 1 सेकेंड या 2 सेकेंड या 3 सेकेंड, तो फिर आपके पास डिस्टेंस का फार्मूला होता है VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, याद रखिएगा। लेकिन अगर आपका टाइम इस तरह से नहीं दिया जाए, फर्स्ट सेकंड या आपको कहा जाए सेकंड सेकंड या आपको कहा जाए थर्ड सेकंड, इस तरह से अगर टाइम आ जाए तो फिर फार्मूला जो है डिस्टेंस का होता है S इज इक्वल टू VI प्लस हाफ G हाफ A 2TN माइनस 1। सो ये फार्मूला याद रखिएगा। ये nth टाइम की बात करें, nth टाइम का मतलब है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर की बात है, और 1 2 3 की बात करें तो फिर ये फार्मूला यूज होगा। तो यहां पे आपसे कह रहा है फर्स्ट सेकंड। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आप देखें क्या लिखा है, उसमें लिखा है A body of the mass m is dropped from the top of a tower during the first second, यानी दूसरे नंबर का फार्मूला यूज होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 27 है और S इज इक्वल टू हो जाएगा VI प्लस हाफ, फ्री फॉल है तो इसका मतलब एक ही जगह पे G आ गया, 2TN माइनस 1 हो गया। सो S इज इक्वल टू VI फ्री फॉल में 0 होता है हमेशा, प्लस 1/2 9.8, 2 इंटू फर्स्ट सेकंड का है तो TN की जगह पे 1 आ जाएगा। सो S इज इक्वल टू हो जाएगा 4.9 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। सो S इज इक्वल टू 4.9 मीटर। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर अगर यहाँ पे वो फार्मूला यूज करें तब भी तो आंसर ये सेम आ रहा है, आ जाएगा, लेकिन अगर 2 3 4 अगर कोई और वैल्यू आएगी 1 के अलावा तो फिर सेम नहीं आएगा। सो आफ्टर द क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन 28, क्वेश्चन नंबर 28 को आप चेक करें, मास मिला हुआ है, मास कितना है 2000 किलोग्राम, दिस मास इज गिवन, इज मूविंग एट ए स्पीड, इनिशियल स्पीड दी हुई है VI कितनी दी हुई है 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी व्हेन इट कम्स टू द रेस्ट दैट मींस 0 मीटर पर सेकंड, दिस वन इज गिवन। आफ्टर कवरिंग द डिस्टेंस S भी गिवन है, इसमें कितना है 1000 मीटर। आपने मालूम क्या करना है, डेफिनेटिंग फोर्स, फोर्स क्या होगी, बहुत सिंपल सा आंसर है, वो इस तरह से है कि F इज इक्वल टू M हमने मालूम करना है, M तो है लेकिन A नहीं है, तो पहले A का फॉर्मूला A इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें डिस्टेंस मिला हुआ है, इसका मतलब है 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सो A इज इक्वल टू VF क्या है 0 का स्क्वायर माइनस VI क्या है 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू S इज गिवन 1000। सो A इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये 2000 हो जाएगा बेटा, ये 2 0 कैंसिल। सो A इज इक्वल टू 4 का डबल माइनस 1/5 आपका आ गया एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर इसको आप हल करें, अब अगर बेटा इसको आप अगर हल करें
तो आपके पास f इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, f इज इक्वल टू n कितना गिवन था 2000 इंटू यहाँ पे क्या है -1/5, तो f इज इक्वल टू ये -5 का टेबल इसको 400 टाइम्स, सो मींस 400 न्यूटन। सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ अगर हम जाएं, क्वेश्चन 29 वेक्टर ऑफ द मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 29 में आप देखें एक वेक्टर है f1, उसका मैग्नीट्यूड है 5 रेडिकल 3 यूनिट। f2 इसका मैग्नीट्यूड है आपके पास 10 यूनिट्स। विच आर इंक्लाइंड, इन दोनों के बीच में एंगल जो है इंक्लिनेशन थीटा कितनी दी है 30 डिग्री। द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ किसका f1 क्रॉस f2 इज इक्वल टू व्हाट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ गया आपके पास, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ f1 इंटू f2 इज इक्वल टू व्हाट, f1 f2 cos थीटा, ये फार्मूला में पढ़ा था। सो मैग्नीट्यूड ऑफ f1 इंटू f2 इज इक्वल टू आपके पास है 5 रेडिकल 3 इंटू 10 cos 30 डिग्री। तो अगर आप यहां पे यहाँ पे cos थीटा नहीं बल्कि यहां पे sin थीटा आएगा, सो sin 30 डिग्री, क्रॉस प्रोडक्ट है तो sin थीटा आएगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ f1 क्रॉस f2 जो है वो बराबर किसके हो गया 5 रेडिकल 3 5 रेडिकल 3 इंटू 10 इंटू 1/2, तो 2 का टेबल इसको 5 टाइम्स। सो मैग्नीट्यूड ऑफ f1 इंटू f2 दैट्स इक्वल टू 25 रेडिकल 3। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आपका इसका टेस्ट का और वो है 30th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 आप देखें बेटा, 30 में द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ, यानी एक वेक्टर f है उसकी क्रॉस प्रोडक्ट उसी से, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, इसका मतलब है f इंटू एफ साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ f क्रॉस f, इसका मैग्नीट्यूड f इंटू एफ क्या हो गया f स्क्वायर। आपको याद होगा सिमिलर वेक्टर्स हो तो पैरेलल होते हैं, एंगल क्या होती है 0। सो मैग्नीट्यूड ऑफ f क्रॉस f इज इक्वल टू एफ स्क्वायर इंटू साइन 0 बराबर 0 की होती है, दैट मीन्स f क्रॉस f दैट्स इक्वल टू 0। तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। थैंक यू वेरी मच।